सुधांशु जी, एक बड़ा आपके लिए चुनौती जो रहेगी वो आरक्षण का मुद्दा रहेगा। नियत से लाइए, नियत साफ करिए। जो आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि आपके लिए बड़ी चुनौती है, आरक्षण का क्या करेंगे? इनसे पूछिए अभी जातिगत जनगणना के पक्ष में है कि नहीं, बाकी बात तो बाद में करेंगे। पूछिएगा अभी, देखिएगा सब दाएं बाएं कर जाएंगे। जैसे कारण क्या है, जैसे इन्होंने कहा ढोल पहले बीतते हैं, इनका बाजा और गजब है। आप बाजा बजाएंगे आवाज ही नहीं आएगी। सुनिए, कम से कम अरे मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम बताएंगे आपको। बिहार में क्यों हाँ बोले और देश में क्यों ना बोले, वो बता दीजिए। नहीं, हम बिल्कुल आपको बताते हैं। देखिए, इनका बाजा और भी गजब है। ये बाजा बजेगा, आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। तो आप पूछेंगे ये बाजा कैसा है, तो ये कहेंगे ये शामिल बाजा है। शामिल बाजा क्या होता है? जब और बाजे बज रहे होंगे तब इसकी आवाज सुनाई पड़ेगी, वरना इस बाजे की कोई आवाज नहीं है। इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे पे बहस से भी बाहर भागती है। वो तो चलिए आचार्य जी आ गए हैं, अन्यथा समस्या जानते क्या है? जब किसान कानून आए तो इन्होंने कहा चर्चा क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं सबसे विषय मांगे गए? अरे भाई, जो लॉ कमीशन है वो एक वैधानिक संस्था है, उससे सुझाव ही तो मांगे हैं कि भाई सिर्फ सांसदों का ही नहीं, जनता का भी कोई सुझाव हो तो वो दे दें। अब उस सुझाव पे चर्चा हो रही है। साहब, चर्चा क्यों होनी चाहिए? और जो ये कहे कि मसौदा आने के बाद, अरे उससे पहले सैद्धांतिक तय होना चाहिए। ये उस प्रकार का तर्क है या कुतर्क है कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था तब ये थोड़ी कहा जा रहा था संविधान पहले बनाओ, ये बताओ कौन कौन सा क्लास होगा, पूरा मसौदा होना चाहिए, तब हम तय करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में आना है कि नहीं। सिद्धांत रूप में था कि पहले अंग्रेजों को बाहर भगाना है। वैसे ही पहले बताइए कि समानता लाना है कि नहीं। इस देश विचित्र में, ये लोकतंत्र के लिए आपने आवाज, ये दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक पहेली है देश, जहां समानता जिसमें हो उसमें सांप्रदायिकता नजर आती है, और जिसमें विशेषाधिकार हो सिर्फ उसी में धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। और मैंने पुनः कहा, हम कब डिवीजन कर रहे हैं? बताइए ना, कौन सी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम है? किसी सिख का नाम लीजिए, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, क्यों सिर्फ एक ही को प्रॉब्लम क्यों है? और उसी को जो ये कहता हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम है। मैं आता हूं आपके पास, तस्लीम रहमानी साहब। टर्की में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में सब जगह एक कानून है, भारत में क्या दिक्कत है? नहीं तस्लीम साहब, एक मिनट रुका। आपने अभी कहा कि जो ये कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, भाई हमने कहा किसी ने? बताओ। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। ओवैसी हूँ? हाँ। असदुद्दीन ओवैसी लग रहा है। मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना। आपने ये कहा, उनके साथ मिलकर सरकार चलाई है सर। और आपने तो महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया। महबूबा मुफ्ती को आपने बनाया पहले, भाई भूल गए? अच्छा, जो आपके साथ 10 साल सरकार चलाई, आपने बनाया, ये बात तो गलत कर रहे हैं। हमने तो बना के निपटा भी दिया। सुधांशु जी, बना दिया। तो ऐसे नहीं थे, बना के निपटा दिया। ऐसे ये क्या कह रहे हैं आप? यही सच है आप। खैर चलिए तस्लीम साहब। तस्लीम रहमानी आप साहब, बना के निपटाते रहिए, ये आपका कैरेक्टर्स बहुत। अच्छा, वैसे एक मुझे वाक्य ध्यान आ गया, संशोधन कर दूं। इन्होंने कहा कि 800 साल हुकूमत की, नहीं कहा। अरे आपने तो और ज्यादा कहा। आपके जमाने की किताबों में तो लिखा गया 800 साल शानदार हुकूमत की मुगलों ने, और उन्हीं की वजह से देश आजाद हुआ। आप तो वैसी से भी बढ़ के निकले भैया। जहां तक यूसीसी का ताल्लुक है, यूसीसी जब कांग्रेस की हुकूमत यहाँ बनी और जिन लोगों ने यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल चलाया, उन लोगों की जो समझ थी उसके मुताबिक ये वही लोग थे जिन्होंने यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा बनाया। और वो सब नेहरू भी थे, भले ही नेहरू ने मुखालफत की हो, लेकिन डिबेट हो रही थी ना, बहस हुई है सब लोगों में। बहस के बाद ये माना गया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा बन गया। और बन गया तो आप जो कह रहे हैं कि पहले सिद्धांत तय होगा, तो सिद्धांत तो तय हो गया। सिद्धांत तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जब हमने अडॉप्ट किया 1950 में, तब यह तय हो गया कि यूसीसी इस देश में लाया जाना चाहिए। तो लाना चाहिए ना, तौर पर तय हो चुका है, तो लाना चाहिए। दिक्कत क्या है? की कोई जरूरत ही नहीं है। आप पक्ष में हैं रहमानी साहब, लाना चाहिए। मैं बिल्कुल, इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता है वो इस बात की मुखालफत कर ही नहीं सकता कि तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कत है? कैसे लाना चाहिए ये भी लिखा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कत हो गई है? फिर क्यों कहा जा रहा है कि विरोध किया जाएगा? क्यों कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है? ये जो वक्ता होता है ना, उसकी भी एक टाइमलाइन होती है, एक रिद्म होता है बोलने का। आपके सवाल जब बीच में आते हैं तो वो रिद्म टूटता है, तो फिर वो डिस्टर्ब होता है। आप बोलिए। इसलिए आप अपने सवाल को, मैंने भी जहन में रखा ना, दो लोग। राहुल जी ऐसे एंकर नहीं है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि यूसी सैद्धांतिक तौर पर है, लेकिन जब आप इसको कम्युनलाइज करते हैं, विडंबना है देश की कि जो देश के सबसे अहम मुद्दे हैं, हमेशा उनका आगाज ही कम्युनल
आउटबर्स्ट के साथ होता है। जब भी शुरू करते हैं कम्युनलिज्म के साथ उसको शुरू करते हैं। यूसीसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सैद्धांतिक तौर पर तय हो चुका है। ड्राफ्ट का मुतालबा आज से नहीं 70 साल से किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, किसी ने आज तक कोई ड्राफ्ट नहीं दिया है। तो अब सैद्धांतिक रूप से बहस तो ड्राफ्ट पे होगी, उस सिद्धांत पे नहीं हो सकती कि यूसीसी हो या ना हो, वो किस्सा खत्म हो चुका। अब आप आइए सामने कि ये है यूसीसी का ये एक ड्राफ्ट। और जो पर्सनल लॉ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, कल रात को भी पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मीटिंग में कहा कि हम भी एक ड्राफ्ट तैयार करके सजेस्ट करेंगे लॉ कमीशन को। ये राइट है, हर किसी का राइट है कि हम भी सजेस्ट करेंगे, मांगा भी है लॉ कमीशन ने कि ये एक सजेशन हमारा भी है, इसे भी कंसीडर कीजिए। उन्होंने कहा ये इतनी जल्दी में नहीं हो सकता, ये चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता, ये देश का मुद्दा है। देश के मुद्दे को मैनिफेस्टो में लाके जब सैद्धांतिक तौर पर हम कबूल कर चुके हैं तो मैनिफेस्टो में क्या ला रहा है? यूसीसी तो आना ही चाहिए, लेकिन कैसा हो, किस तरीके से आए। मैं समझता हूं यूसीसी अनरिस्ट्रिक्टेड कॉमन कंसेंसस के जरिए आना चाहिए, और यही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे। आप उसको मुसलमानों का मुद्दा बना के चुनावी राजनीति साध रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपने देखा, मैं तो बात नहीं कर रहा, सुधांशु जी ने अब तक जितनी बात की उसको मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में वो सारी बात करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जब कल बात की तो मुसलमानों का संदर्भ लेके यूसीसी की बात की। अगर ये बात करेंगे तो ये गलत होगा, ये कम्युनलाइजेशन होगा, ये देश हित नहीं। रहमानी साहब, दिक्कत ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम तो पॉपुलेशन के बारे में सुधांशु जी लेकर नहीं आए। दिक्कत ये हुई है कि जब से मामला उठा है तब से कई मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुल करके सामने आ गए हैं और कह रहे हैं उनके अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। शुभराज शाह, जिस तरीके की बात रहमानी साहब कर रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसी जो अगला शीतकालीन सत्र आएगा उसमें बहुत आराम से पास हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। जी बिल्कुल, हो भी जाना चाहिए। और आप यही स्वर देखिएगा जिस समय ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस होगा, यही स्वर बदल जाएंगे। मैं आपको आज लिख करके दे रही हूँ, स्टूडियो में जो अच्छी बातें आज की जा रही हैं वो सारे सुर बदले हुए आपको मिलेंगे। मैं कारण बताती हूँ। इन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये कम्युनल भाषा नहीं है तो कौन सी भाषा है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। जब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है तो ये कम्युनल एंगल से कॉन्वर्सेशन किया जा रहा है। ये कौन बात कर रहे हैं? क्या आपने किसी ट्राइबल व्यक्ति को देखा कि आकर के इस तरीके की बात की? संविधान सभा में जब बहस हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, सबसे पुरजोर आवाज अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आई थी तो वो आदिवासी समूह से आई थी। जितने हमारे जो मुस्लिम उस समय जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें चाहे वो नज़ीरुद्दीन अहमद साहब हो, चाहे वो हुसैन इमाम साहब हो, चाहे वो इस्माइल साहब हो, सबने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए थोड़ा बहुत संशोधन करने की बात की थी। तो मैं तो कह रही हूँ कि हिंदू समाज से विरोध आया, लेकिन आज मैं किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति को आगे खड़े होकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर विरोध करते हुए नहीं देखती। ये संवेद स्वर अगर आता है मुस्लिम कम्युनिटी से तो ये जिम्मेवारी तस्लीम रहमानी जैसे लोगों की होनी चाहिए कि वो आगे आकर कहें कि बतौर मुसलमान मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हूँ और मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं जाकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कन्विंस करूंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसी बात कहूंगी जिनसे इनकी भावनाएं आहत होंगी तो ये सीधे संघ पे चले जाएंगे, है ना? तो मैं भी, तो आप कुछ बोलेंगे तो मैं भी आपकी कम्युनिटी पे बोलूंगी। दिक्कत क्या है इसमें? कम्युनल डिबेट इस देश में नहीं होगी अगर लोग तर्कों की बात करेंगे और एक एक पॉइंट पे आप बात कीजिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत अंबेडकर को तो नहीं थी। उन्होंने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला तो ये कहते हुए डाला कि अभी इस समय जो माहौल बन रहा है संविधान सभा के अंदर, उसको देखते हुए फ्यूचरिस्टिक एजेंडे में इसको डालते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डालते हैं। क्या देश आजाद देश के इतने सालों के बाद, दशकों के बाद भी हम अंबेडकर की बात को क्या दरकिनार करें? ये उन लोगों से पूछना चाहिए जो जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं। मैं ये बात नवल किशोर जी से पूछ लेता हूँ। आप भी अब दो लोग तो आपके साथ खड़े कह रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मैं आपके पास हो जाना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और बोलने में कोई गुरेज नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूँ, और वो किसी के बात से मिले या ना मिले उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो संवैधानिक हो और वो आज के राजनीति के हिसाब से हो। मैं जिस बात पे आप चर्चा करा रहे हैं उसमें पहली सच्चाई क्या है कि एक 21वीं विधि आयोग ने उस पर रिपोर्ट दिया जिसमें कहा नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 185 पेज का डॉक्यूमेंट है। उसमें कारण लिखे हुए हैं और उसमें बहुत सारे कारण लिखे हुए हैं जिसमें कहा गया है कि हर धर्म में महिलाओं की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, और उसने सुझाव भी दिए हैं कई सारे। अगर यूसीसी के प्रति इतना ही ईमानदार हैं और वो लाना चाहते हैं और देश हित में लाना चाहते हैं, ये जानते हुए कि यह देश मल्टीकल्चरल है,
मल्टी रिलीजन है, मल्टी लैंग्वेज है, और इस तरह का देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि कहाँ पे, जहाँ पे यूसीसी लागू हुए हैं वो एक धर्मीय राज्य है, बहुधर्म की स्थिति नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जिस परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं वह एक संवैधानिक है और किसी को उससे परहेज नहीं है। लेकिन यह आकलन का वर्ष है। 9 साल शासन करने के बाद जिन जन सरोकार के मुद्दे पे, जिसके आधार पे लोगों को आपने लामबंद किया, 2 करोड़ नौकरी हो, 15 लाख रुपए हो, जिसके बदले में 80 करोड़ को आपने 5 किलो अनाज दिया, उस सवाल से बचना चाहते हैं।